हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है काफ़ी लंबे समय के बाद हम आज हमारी एसएसटी की 6th क्लास की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से इनको सुनोगे और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करोगे और लर्न भी करोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आज हम हिस्ट्री, इतिहास जो हमारा पार्ट है आपकी सामाजिक विज्ञान की जो बुक का, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये आप आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इतिहास के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले कि इतिहास होता क्या है। कि बीते हुए समय में जो घटनाएं हो चुकी है उन्हें हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, कि जो जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं, ठीक है, पहले समय में बीते हुए समय में जो जो घटनाएं हो चुकी हैं वो आज क्या बन गई है, हमारा इतिहास बन गई है। और इतिहास को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वो महत्व क्यों होता है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इतिहास जो क्या बताता है हमें, देखो इतिहास का क्या महत्व है, सबसे पहले ये हम पढ़ लेते हैं। इतिहास हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्यों और समाज के बारे में पता लगाने में सहायता करता है। कि इतिहास क्या करता है, इससे हम बीते हुए कल के जो राजा राजा कौन कौन राजा हुए थे, कौन कौन से साम्राज्य थे, उनकी कौन कौन सी राजधानियाँ थी और कैसी सोसाइटी थी, उस समय समाज कैसा था, ठीक है, इसके बारे में हमें पता चलता है। इतिहास से हमें क्या पता चलता है कि भूतकाल में जो लोग रहते थे, मतलब उस समय जो राजा थे, उनके राज्य थे, तो उस समय जो प्रजा थी, जो जनता थी, जो लोग थे, वो कैसे थे, किस तरह से रहते थे, क्या खाते पीते थे और क्या पहनते थे। ठीक है, इतिहास हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बताता है कि उनका जो व्यवसाय था वो क्या होता था, क्या क्या काम करते थे वो, जो उनकी इनकम होती थी, जो पैसे कमाते थे वो किस तरह से कमाते थे। इतिहास में हमें अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि उन्होंने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कौन कौन से महान कार्य किए जिससे आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें पता चलता है। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी, देखो इतिहास से क्या होता है कि जो पीछे हमने जो जो मिस्टेक्स या जो जो गलतियाँ की हैं उनके बारे में भी पता चलता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम उन गलतियों को दोबारा भविष्य में नहीं दोहराते हैं। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है हमें। तो एक इतिहास का सबसे बड़ा महत्व भी हो गया है कि पीछे मान लो, जैसे कि एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे आपने मान लो पिछले एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, आप देखो कि हमने रिवीजन नहीं किया था या पढ़ाई नहीं थी, कि ये कोई टॉपिक है ये हमसे छूट गया था, तो उस वजह से आपके मार्क्स कम आए। तो अगली बार जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो और अच्छे से तैयारी करोगे, आपको पता रहेगा कि आपने ये गलतियाँ की थी। तो हम भूतकाल से, इतिहास से ये सीखते कि हमने पहले जो गलतियाँ की थी उन्हें हमें दोबारा नहीं दोहराना है। ठीक है, इतिहास से हमें ये भी पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चे किस तरह से खेला करते थे। तो उस मतलब कोई भी राजा या साम्राज्य था, उसकी राजधानी थी, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, उनका खाना पीना कैसा था, उनकी बोली जो भाषा थी वो कैसी थी, पहनावा, और प्लस ये भी कि वहाँ के बच्चे जो थे वो किस तरह के खिलौनों से खेलते थे। जैसे हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता, इनके बारे में जैसे पढ़ते हैं तो उसमें ये भी है कि किस तरह के खिलौने मिले हैं बच्चों के वहाँ पे, किस तरह के खिलौनों से बच्चे खेलते थे। तो ये सब भी हमें किससे पता चलता है, इतिहास से पता चलता है। इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि हम बेहतर भविष्य बना सकें। ठीक है, कि इतिहास से हमें अपनी गलतियाँ जो पता चलती है वो हम दोहराते नहीं हैं, और बेहतर हम जो अपना फ्यूचर है वो क्या बना सके, अधिक बेहतर बना सके। ठीक है, अब ये आगे क्या है कि लोग जो थे उस समय कहाँ रहते थे। तो जो पहले के समय में जब सभ्यताएं, धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, पहले आदि मानव था, फिर उसने धीरे धीरे किसकी खोज की, आग की खोज की, पहिए की खोज की, खेती बाड़ी की खोज की, फिर इसके बाद में धीरे धीरे नदियों के किनारे उसने रहना बसना शुरू किया, गांव बनने लगे, शहर कस्बे बनने लगे, तो सभ्यताएं विकसित होने लगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि ये लोग जो थे वो कहाँ रहते थे। तो सभ्यताओं का ज़्यादातर विकास कहाँ पे हुआ, तो नदियों के किनारे। क्यों हुआ था, क्योंकि नदियों के किनारे क्या था कि जो खेती बाड़ी करते थे तो पानी की सुविधा थी, तो उनको लाने ले जाने की, सिंचाई की जो समस्या थी वो नहीं होती थी। इस वजह से उन्होंने कहाँ रहना शुरू किया। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राग ऐतिहासिक काल में लोग कौन से स्थानों पर रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर,
उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरधर पहाड़ियों पर रहते थे। ठीक है, पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियाँ और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको मैप में भी बता देती हूँ इसको। ये देखिए, ये सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ, ये वाली जो है, ठीक है, इसके किनारे। फिर बात करते हैं ये नर्मदा नदी, ये जो नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है इसके किनारे गारो की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में देखा जाए तो। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम में किरधर और सुलेमान की जो पहाड़ी का एरिया जो है, यहाँ पे जो सिंध नदी है इसके किनारे, ये सिंध नदी यहाँ से लेके देखो यहाँ तक इसका बहाव है। ठीक है, और बाकी ये छोटी छोटी जो नदियाँ है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी नदियाँ क्या है, इसमें आके किस में मिलती है, ये सिंध नदी में जाके, पाकिस्तान में जाके मिलती हैं ये नदियाँ। ठीक है, तो इस नदी के किनारे सिंधु नदी के जो सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ था वो इसी नदी के किनारे हुआ था। तो ये उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ आ गई, पूर्वोत्तर में गारो की पहाड़ियाँ, और नर्मदा नदी के तट के किनारे क्या हुआ था, इन लोगों का इनकी बसावट थी, जो ये लोग रहते थे यहाँ पे। ठीक है, पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियाँ, मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, जैसे मैंने अभी आपको मैप में बताया कि सिंधु नदी जो सबसे बड़ी नदी थी, जो उस समय की सिंधु जो नदी थी उसके आसपास की जो सहायक नदियाँ हैं उनके आसपास लोगों ने रहना शुरू किया। गंगा और सोन नदियाँ, गंगा नदी और जो सोन नदी है, सहायक नदियाँ हैं, उनके किनारे पे रहना शुरू किया। तो ये लोग कहाँ कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पे, उत्तर पश्चिम में से सुलेमान और किरधर पहाड़ियों पर, पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियाँ, मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियाँ, सिंधु सहायक नदियाँ, गंगा और सोन नदी के किनारे। नर्मदा नदी, कई हजारों वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नज़दीक रहते थे। वे लोग शिकार भी करते थे, कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग किसी स्थान पर नहीं रहते बल्कि खाना बदोश और बंजारे थे। ठीक है, इनका कोई अपना रहने का कोई फिक्स ठिकाना नहीं था, परमानेंट कहीं नहीं रहते थे ये। एक से दूसरी जगह पे, घुमक्कड़ जाति के जो नहीं होती कि एक से दूसरी जगह पे घूमने वाले, अभी भी जैसे कुछ बंजारे, खाना बदोश, जो आदिवासी कई पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जो रहते हैं, जो एक से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, मतलब परमानेंटली फिक्स स्थायी इनका कोई स्थान नहीं होता है, बसावट नहीं होती है। तो कुछ बहुत हज़ारों सालों तक लोग कहाँ रहते थे, ये नर्मदा नदी है जो इसके किनारे रहते थे, शिकार करते थे, अपनी कंद जो फल फूल इनसे अपना पेट भरते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ, जो हमने पढ़ा है। देखिए कि इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8,000 वर्ष पहले रहते थे। पहले लोगों वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की। ठीक है, सबसे पहले जैसे आग की खोज हुई थी, पहिए की खेती की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, तो इन लोगों ने किसकी खोज की थी, खेती की शुरुआत की थी। वे गेहूं और जौ की खेती करते थे, भेड़ बकरी गाय बैलों को पाला करते थे। ये लोग एक स्थायी जीवन जीते थे। ठीक है, धीरे धीरे नदियों के किनारे जैसे उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की ना, फिर उन्होंने धीरे धीरे वहीं रहना, क्योंकि अपने खेतों की देखभाल करने के लिए, जानवरों की देखभाल के लिए वहीं उन्होंने क्या किया, रहना शुरू कर दिया, घर बनाने, झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, बस एक स्थान पर टिक कर रहते थे। इस समय आसपास गाँव का निर्माण होने लग गया था। गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ, ऐसे देखिए गारो की पहाड़ियाँ जो पूर्वोत्तर में भी मैप में बताया था, पहले लोगों में से हैं जिन्होंने धान की खेती शुरू की। ठीक है, जो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे उन्होंने गेहूं और जौ की खेती, और इन्होंने धान की खेती शुरू की। विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती होती थी। अब सिंधु और सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास हुआ, जो लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो ये हमने आज ये पढ़ा है कि जो इतिहास का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और लोग जो है वो कहाँ कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे, सुलेमान किरधर की पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में, और पूर्वोत्तर में गारो की पहाड़ियाँ जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। और एक टॉपिक ये भी है आपके इसमें कि हमारे देश के जो उस समय बहुत सारे कई नाम दिए गए थे, कई नाम जैसे कि आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। आजकल हम इंडिया, हिंदुस्तान, भारत काफ़ी प्रचलित है, यही नाम प्रचलित है। अब देखते हैं हमारे नाम, देश के जो ये नाम है इनके पीछे क्या कहानी है। इंडिया, ईरान और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में आया करते थे। ईरान और ग्रीस के जो लोग थे वो भारत के जो उत्तर और पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ और जो वेस्ट के जो एरिया थे उनमें आया करते थे, इसलिए वे सिंधु नदी
क्योंकि सिंधु नदी वहीं बहती है उत्तर और पश्चिम, उत्तर से पश्चिम की तरफ। तो सिंधु नदी के बारे में जानने लगे धीरे धीरे। ठीक है, वे इस नदी को इंडोस या हिंदोस कहते थे। क्या कहते थे? इंडोस या हिंदोस कहते थे। इस तरह से सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाके का नाम सिंधु के पूर्व की तरफ, क्योंकि सिंधु नदी मोस्टली पाकिस्तान में ही बहती है, तो इसके पूर्व में क्या हो गया? हमारा भारत हो गया। तो सिंधु नदी के पूर्व में जो एरिया आता था, जो क्षेत्र था, उसे उस इलाके को क्या नाम दिया उन्होंने? इंडिया नाम दिया। ठीक है, क्योंकि वो उस नदी को इंडोस बोलते थे, इंडस के नाम से जानते थे। तो इंडस वैली भी कहते हैं। अब जो वहाँ सभ्यता विकसित हुई, से हम क्या इंग्लिश में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में सिंधु घाटी कहते हैं। तो सिंध नदी की वजह से इसका सिंधु घाटी नाम पड़ा सभ्यता का। और इंडस जो नदी है उसके आसपास के एरिया को उन्होंने इंडोस या हिंदोस कहते थे, इसलिए इस इलाके को क्या नाम दिया गया? इंडिया नाम पड़ा इसका। ओके स्टूडेंट्स, ये जैसे मैप में भी मैंने आपको बता दिया है, इसके बारे में समझा दिया था। ये जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, इसका जो क्षेत्र है यहाँ, ये सुलेमान और किरधर की जो पहाड़ियाँ हो गई, ये सिंधु नदी का पूरा एरिया हो गया। ये वाला जो है सिंधु नदी, गारो की पहाड़ियाँ और गंगा और जो सोन नदी है इसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे का जो रिमेनिंग जो पार्ट है, बचा हुआ जो हिस्सा है इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी PDF क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको मैं सेंड कर दूंगी, तो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके, थैंक यू।